आजकल के मॉडर्न जमाने में लड़कियों का शॉर्ट हेयर रखना एक फैशन बन चुका है, परंतु ये फैशन अभी भी शहर तक ही सीमित है। गांव में अभी भी लड़कियों को लंबे बालों के साथ ही सुंदर समझा जाता है। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है। भागलपुर नाम के एक गांव में शुभम अपनी पत्नी सुनीता और बेटी सांची के साथ रहा करता था। शुभम और सुनीता बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे और उन्होंने अपनी बेटी को भी यही संस्कार दिए थे। सांची 10 साल की बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। सांची सबकी मदद किया करती थी, सबसे अच्छा व्यवहार किया करती थी, परंतु उसे सिर्फ एक ही बात का दुख था कि उसके बाल बहुत ही छोटे और पतले थे। यहाँ तक कि अक्सर ही बाल बनाते समय उसके कुछ न कुछ बाल झड़ ही जाया करते थे। एक दिन जब सुनीता सांची के बाल में तेल लगा रही होती है, तभी सांची कहती है, माँ देखो ना, आज भी मेरे कितने बाल टूट गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन पूरी तरह से गंजी हो जाऊंगी। मुझे वैसे ही कोई पसंद नहीं करता और ना ही मेरा कोई दोस्त है। अगर मैं गंजी हो गई तो कोई मेरे आसपास भी नहीं भटकेगा। ऐसा नहीं कहते सांची, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है और तुम तो मेरी अच्छी बच्ची हो ना। मेरी बात मानो और दुखी मत हो। देखना, भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर देंगे। सुनीता भी सांची को लेकर चिंतित थी, परंतु वो उसे शांत कराना चाहती थी, इसलिए वो सांची को समझाकर अपनी गोदी में सुला लेती है। परंतु धीरे धीरे करके सांची के बाल झड़ते चले जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन, सुनीता, हमने इतनी दवाई, इतनी तरह की चीजें ट्राई कर ली, पर सांची के बाल पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारी बच्ची गंजी हो जाएगी। फिर कौन उससे शादी करेगा, कौन उसे अपनाएगा? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी इसी बात का डर है। सांची अपने माता पिता की ये बातें सुन रही होती है। उसका मन भारी हो जाता है और वो गांव के पास वाली नदी के पास जाकर बैठ जाती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे सारे बाल एक एक करके झड़ रहे हैं। मेरी वजह से मेरे माता पिता भी चिंता में हैं। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे माता पिता को जरा भी तकलीफ सहनी पड़े। इसी तरह से सांची खुद से ही बातें किए जा रही थी। तभी सामने से एक आवाज आती है, सांची, तुम सच में बहुत ही प्यारी बच्ची हो। इतनी छोटी उम्र में अपने माता पिता की चिंता करते हुए मैंने शायद पहली ही लड़की को देखा है। सांची डर जाती है और पीछे हट जाती है। डरो मत सांची, मैं नदी हूँ। हाँ, मैं कोई आम नदी नहीं हूँ, एक जादुई अद्भुत नदी हूँ। तुम मुझे अपनी सारी तकलीफ बता सकती हो। प्यारी नदी, तुमने तो मेरी सारी बात सुनी होगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे माता पिता मुझे लेकर बहुत चिंतित है और मेरे इन छोटे बालों की वजह से मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। बस इतनी सी बात? इसमें तो मैं तुम्हारी झट से मदद कर सकती हूँ। पर वो कैसे? क्या तुम्हें हेयर बैंड पसंद है? हाँ, हेयर बैंड तो मुझे बहुत पसंद है, पर मेरे इतने बाल ही नहीं हैं कि मैं हेयर बैंड लगा सकूं। इसके बाद नदी सांची को एक हेयर बैंड देते हुए कहती है, सांची, ये एक जादुई हेयर बैंड है। इसे लगाकर एक मंत्र बोलते ही तुम्हारे ये छोटे पतले बाल बहुत ही लंबे और घने बालों में बदल जाएंगे। सच में? क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सांची, पर याद रहे, अगर तुमने उसे बिना मंत्र बोले अपने सर पर लगा लिया तो तुम्हारे जो बचे कुचे बाल है वो भी गायब हो जाएंगे। याद रहे, जब भी तुम या कोई और इस हेयर बैंड को लगाए तो इसे ये मंत्र 3 बार बोलना है। हे जादुई हेयर बैंड, कर ऐसा कुछ जादू, मेरे इन बालों को हटाकर ला दे लंबे घने बाल तू। ठीक है जादुई नदी, मैं तुम्हारी हर एक बात का ध्यान रखूंगी और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दी। तुम हो ही इतनी अच्छी और सच्ची। अब तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो या तुम्हें किसी से बात करने का मन हो तो मेरे पास चले आना। फिर सांची उस जादुई और अनोखे हेयर बैंड को लेकर अपने घर आ जाती है और उसे अपने सर पर लगाते हुए 3 बार मंत्र बोलती है।
और नदी के कहे अनुसार सच में उसके सर पर बहुत ही लंबे और घने बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर सांची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने बालों को बार बार शीशे में निहार रही होती है कि तभी वहाँ पर सुनीता आ जाती है और सांची के लंबे घने बाल देखकर हैरान रह जाती है। सांची, क्या ये सच में तुम हो? और ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ये एकदम से इतने बड़े कैसे हो गए? हाँ माँ, मैं जानती हूँ आपके पास सवालों की लंबी लिस्ट है। आप बैठो, मैं आपको सब बताती हूँ। इसके बाद सांची नदी पर हुई सारी घटना अपनी माँ को बताती है, जिसे सुनकर सुनीता भी खुश हो जाती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तूने। अब तो इस हेयर बैंड से अपनी ही नहीं बल्कि अपनी जैसी कई और लड़कियों की भी मदद कर सकती है, जिनके बहुत छोटे बाल हैं और उन्हें लंबे बाल चाहिए। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। इसके बाद शाम को जब शुभम घर आता है और सांची के लंबे घने बाल देखता है तो वो भी आश्चर्यचकित रह जाता है और सांची के द्वारा सारी घटना बताई जाने पर वो भी खुश हो जाता है। फिर अगले दिन जब सांची अपने स्कूल जाती है तो उसके क्लास के सभी बच्चे उसे जलन भरी निगाहों से देखने लगते हैं, जिससे सांची को अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी महसूस होने लगती है। तभी वो क्लास में सबसे पीछे बैठने वाली लड़की रूबी के पास जाती है। रूबी के बाल भी सांची की तरह ही छोटे थे। रूबी, अब तुझे भी उदास होने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे बाल बड़े हुए हैं, अब वैसे ही तेरे भी बाल लंबे घने हो जाएंगे। सांची, तो सच कह रही है? शेर की आवाज, बाजीराव की तलवार और सांची कभी झूठ नहीं बोलते। इसके बाद सांची रूबी को वो हेयर बैंड पहना देती है और उसे भी वो मंत्र 3 बार बोलने को कहती है। पर ऐसा करते हुए उन्हें उनकी क्लास की सबसे घमंडी लड़की सुनैना देख लेती है। सुनैना के बाल ठीक ठाक थे, पर सांची और रूबी के बाल देखकर उसे अंदर ही अंदर जलन महसूस होने लगती है। पूरे स्कूल में ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैं ही सुंदर हूँ और मेरा कंपटीशन बढ़ाएंगे ये दोनों बंदर। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे इनका हेयर बैंड चुराना होगा। अगर ये हेयर बैंड इन बदसूरत लोगों के बाल इतने सुंदर कर सकता है तो मेरे बाल तो पहले से ही सुंदर हैं। इन्हें तो ये मोतियों से जड़ देगा। सुनैना अपने ही सपनों में खो जाती है और लालच भरी निगाहों से उस हेयर बैंड को देखने लगती है। फिर जैसे तैसे करके वो उस हेयर बैंड को सांची के बैग से निकाल लेती है। अब ये हुई ना बात। अब ये हेयर बैंड और सबसे सुंदर लंबे घने बाल दोनों मेरे होंगे। इसके बाद सुनैना अपने सपनों में खोकर उस हेयर बैंड को अपने सर पर लगाती है, परंतु वही होता है जो उस जादुई नदी ने कहा था। सुनैना ने मंत्र नहीं बोला था और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके जो पहले बाल थे वो भी झड़ जाते हैं और वो पूरी तरीके से टकली हो जाती है। पर जब अपने आप को शीशे में देखने जाती है तो बहुत चक्की रह जाती है। ये कौन है? ये मैं नहीं हो सकती। ये हेयर बैंड तो बालों को लंबा, घना और सुंदर बनाता है, पर मेरे तो अच्छे खासे बाल इसे लगाते ही झड़ गए। जरूर सांची को इसके बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया है। उस सांची की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर जैसी ही सुनैना सबके सामने आती है, सब सुनैना का टकला सर देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिसके बाद सुनैना गुस्से में सांची के पास जाती है और उसके बाल पकड़कर उससे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करने की? मैं जानती हूँ इस हेयर बैंड में तूने ही कुछ गड़बड़ की है, तभी मेरे इतने सुंदर बाल झड़ गए। ये हेयर बैंड तुम्हारे पास था? मैं इसे कब से ढूंढ रही थी और जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो वो बिल्कुल गलत है। मुझे तो पता तक नहीं था कि ये हेयर बैंड तुम्हारे पास है और तुमने ही बिना जाने इसका इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हारे साथ जो हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम जानती थी अगर मेरे हाथ ये हेयर बैंड लग गया तो मेरे बाल तुमसे अच्छे हो जाएंगे और तुम मुझसे सुंदर बनने की रेस में पीछे रह जाओगी, इसलिए तुमने ऐसा किया ना। तुमने बिना जाने उस हेयर बैंड का प्रयोग किया जिसकी वजह से ये हो गया। इसके बाद सांची सुनैना के हाथ से वो हेयर बैंड लेती है और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे जादुई हेयर बैंड,
सुनैना ने जो भी किया अनजाने में किया, उसकी भूल माफ करके उसके बाल उसे वापस लौटा दो, ये मेरी तुमसे प्रार्थना है। सांची के इतना कहते ही सुनैना के बाल वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर सुनैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साथ उसे अपने किए पर पछतावा भी होता है। मुझे माफ कर दो सांची, मैंने तुम पर गलत ही इल्जाम लगाया। मैंने बिना जाने इस हेयर बैंड का इस्तेमाल किया और तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। इसके बाद भी तुमने मेरी सहायता की। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत बुरी हूँ। कोई बात नहीं सुनैना, तुमने जो भी किया अनजाने में किया। क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? इसके बाद सांची और सुनैना अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। सुनैना पढ़ लिख कर एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर बन जाती है। वो कैंसर से पीड़ित लोगों का इलाज करने लगती है। कैंसर से पीड़ित लोगों के अक्सर सर पर बाल नहीं होते, इसलिए सुनैना उन सभी की उस जादुई हेयर बैंड द्वारा सहायता करती है और उनके चेहरे पर खुशी ले आती है। और इसी तरह अपनी जिंदगी उस जादुई हेयर बैंड की वजह से हंसी खुशी बिताने लगती है। लंबे बालों वाली परी। एक समय की बात है, पृथ्वी से दूर एक परी लोक हुआ करता था। उस परी लोक में रवि और सोनाली नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन सोनाली रवि को बताती है कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनकर रवि बहुत खुश होता है। सोनाली, अब तुम्हें अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। आखिर हमारी खुद की संतान इस दुनिया में आने वाली है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। उनके घर के सामने एक अलीशा नाम की जादूगरनी अपनी बड़ी सी हवेली में रहा करती थी। उसकी हवेली के सामने एक बगीचा था, जिसमें बहुत सारे अमरूद के पेड़ लगे हुए थे। ऐसे ही एक दिन सोनाली परी अपने घर के बाहर टहल रही होती है। तभी उसकी नजर जादूगरनी के बगीचे पर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे। उन पेड़ों के अमरूदों को देखकर सोनाली परी को अमरूद खाने की इच्छा होने लगी। वो अपनी ये इच्छा अपने पति रवि को बताती है। हमारे घर के पास जो जादूगरनी रहती है, उसके बगीचे में बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं। उनमें ढेर सारे अमरूद आ गए हैं। उन अमरूदों को देखकर मेरी इच्छा भी अमरूद खाने की कर रही है। सोनाली, समझने की कोशिश करो। वो बगीचा परीलोक की सबसे ताकतवर जादूगरनी अलीशा का है। वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। देखो, मैं तुम्हारे लिए सेब और अनार लेकर आया हूँ। तुम ये खा लो। एक बार इसे खाकर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सेब और अनार बहुत ही मीठे हैं। मैं इन्हें परीलोक के सबसे बड़े बगीचे यानी रानी परी के बगीचे से लेकर आया हूँ। तुम तो जानती ही हो कि रानी परी के बगीचे के फल कितने मीठे होते हैं। रवि के बार बार समझाने पर भी सोनाली वो फल खाने को तैयार नहीं होती। आप समझने की कोशिश करो, मुझे वही अमरूद खाना है। आप किसी भी तरह मुझे वो अमरूद लाकर दो। इतना बोलकर सोनाली परी रोने लगती है। अपनी पत्नी की जिद के आगे आखिर रवि को झुकना पड़ता है। फिर वो जादूगरनी के पास जाता है। जादूगरनी जी, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको आपके बगीचे के अमरूद खाने हैं। कृपया आप मुझे अपने बगीचे के कुछ अमरूद दे दीजिए। ये मेरा बगीचा है और इसके फल भी मेरे हैं। मैं इसके फल किसी को नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। हा 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 हा। इतना बोलकर अलीशा जादूगरनी रवि को अपने बगीचे से भगा देती है। जादूगरनी ने तो मुझे अमरूद देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं सोनाली का उदास चेहरा नहीं देख सकता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर रवि कुछ देर सोचने के बाद ये फैसला करता है कि सबके सो जाने पर वो जादूगरनी के बगीचे में जाएगा और अमरूद तोड़ कर ले आएगा। फिर वो रात के अंधेरे में जादूगरनी के बगीचे में जाता है और ढेर सारे अमरूद चुरा कर ले आता है। फिर वो अमरूद लेकर सोनाली के पास जाता है। सोनाली, देखो, मैं तुम्हारे लिए जादूगरनी के बगीचे से ढेर सारे अमरूद लेकर आया हूँ। अमरूद देखकर सोनाली बहुत खुश हो जाती है। फिर वो बड़े ही मजे से अमरूद खाती है।
लेकिन इतने से भी उसका मन नहीं भरता, तो वो रवि को और अमरूद लाने को कहती है। सोनाली की खातिर रवि फिर से रात होने पर अमरूद चुराने जादूगरनी के बगीचे में जाता है, लेकिन इस बार जादूगरनी उसे अमरूद चुराते हुए देख लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से अमरूद तोड़ने की? मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी, मैंने जो कुछ भी किया अपनी पत्नी के खातिर किया। लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को मेरे अमरूद के बदले अपना बच्चा मुझे देना होगा। नहीं जादूगरनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकता। एक बार फिर से सोच लो, अगर तुमने मुझे अपना बच्चा नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। ये बात सुनकर रवि बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो जादूगरनी की बात मान लेता है। घर आकर ये बात रवि सोनाली को बताता है। ये सुनकर सोनाली भी बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। कुछ महीने बाद सोनाली एक बहुत ही सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है, लेकिन फिर उन्हें जादूगरनी से किया वादा याद आ जाता है, इसलिए दोनों परीलोक छोड़ने का फैसला लेते हैं। सोनाली, हमें जल्द ही ये परीलोक छोड़ना होगा, इससे पहले कि अलीशा जादूगरनी को हमारी बच्ची के बारे में पता चल जाए। लेकिन उन दोनों को जिस बात का डर था वही होता है। जादूगरनी को भनक लग जाती है और फिर वो वहाँ पहुँच जाती है और उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है। रवि और सोनाली दोनों आंखों में आंसू लिए रोते रह जाते हैं, लेकिन जादूगरनी उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाती। फिर जादूगरनी उस बच्ची का नाम रिया रखती है। धीरे धीरे रिया बड़ी होने लगती है और उसके बाल लंबे और घने होने लगते हैं। जादूगरनी ने उसे जंगल के बीचों बीच एक ऊंची मीनार में कैद करके रखा था। उस मीनार में चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं थी, ना ही कोई दरवाजा था, सिर्फ ऊपर खिड़की थी। अलीशा जादूगरनी ने कभी भी रिया के बाल नहीं काटे थे, क्योंकि जब भी वो उसे मिलने आती वो नीचे से उसे पुकारती, रिया, अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जादूगरनी की आवाज सुनते ही रिया अपने लंबे और घने बाल खिड़की से नीचे गिरा देती। उन्हीं बालों के सहारे अलीशा जादूगरनी मीनार पर चढ़ जाती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। मीनार की कैद में रिया परी अक्सर अपना मन बहलाने के लिए गाना गाया करती थी। एक दिन की बात है, चंद्रलोक का राजकुमार विनय परीलोक में घूमने के लिए आता है। मैंने सुना है परीलोक बहुत ही सुंदर है, साथ ही परीलोक के जंगल भी बहुत ही सुंदर हैं। क्यों ना पहले परीलोक के जंगल को ही देखा जाए। जिसके बाद विनय परीलोक के जंगल में घूमने का निर्णय लेता है। अगले दिन वो परीलोक के जंगल के लिए निकल जाता है। जंगल बहुत ही घना था। वो घूमते घूमते रास्ता भटक जाता है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक मीनार दिखाई देती है। विनय उस मीनार के पास जाता है। मीनार के अंदर से विनय को बहुत ही मधुर संगीत की आवाज सुनाई देती है, जो कि रिया परी गा रही थी। विनय को ये आवाज इतनी मधुर लगती है कि वो मीनार के अंदर जाने के लिए दरवाजा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दरवाजा नहीं मिलता। फिर वो उदास होकर वहाँ से लौट जाता है, लेकिन रिया परी की आवाज उसके मन को छू गई थी। पता नहीं उस मीनार में कौन रहता है, किसकी आवाज इतनी मधुर है। उसकी आवाज को सुनकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। उस दिन के बाद से हर रोज राजकुमार विनय उस मीनार के पास जाकर रिया परी का मधुर संगीत सुनने लगता है। एक दिन वो चुपके से दूर झाड़ियों के पास बैठ जाता है और रिया परी की मधुर आवाज सुनने लगता है। तभी मीनार के पास जादूगरनी आती है। फिर जादूगरनी बोलती है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया अपने बाल नीचे करती है और अलीशा जादूगरनी उन बालों की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। ये सब नजारा झाड़ियों में छिपा राजकुमार विनय देख लेता है। अगले दिन जैसे ही शाम होती है, राजकुमार विनय मीनार के पास जाता है। जादूगरनी की तरह रिया को पुकारने लगता है, रिया, अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया परी अपने बाल नीचे करती है। राजकुमार बालों की मदद से मीनार तक पहुंच जाता है।
रिया परी राजकुमार को अपने सामने देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले किसी आदमी को नहीं देखा था, लेकिन राजकुमार उससे बड़े ही प्यार से बात करता है। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तुम्हारा मधुर संगीत सुनकर यहाँ आया हूँ। वैसे तुम हो कौन और मीनार में क्यों रह रही हो? ये मीनार अलीशा जादूगरनी का है। उसने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। मेरे जन्म लेते ही उसने मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया था। तब से मैं इसी मीनार में रहती हूँ। मैं उस जादूगरनी की मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जा सकती। लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं चंद्रलोक का राजकुमार हूँ। मैं परीलोक में घूमने के लिए आया हूँ। मैं परीलोक के जंगलों में घूम रहा था, तभी मेरे कानों में तुम्हारी मधुर आवाज सुनाई पड़ी और मुझसे रुका नहीं गया और मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उस जादूगरनी की कैद से जरूर मुक्त करवा लूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। रिया परी से वादा करके राजकुमार मीनार से बाहर चला जाता है। अब राजकुमार रोज शाम को जादूगरनी के मीनार से बाहर जाते ही रिया परी से मिलने मीनार में जाता है। अब रिया परी और राजकुमार विनय में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब राजकुमार विनय रिया परी से मिलकर लौट रहा था, तब जादूगरनी अलीशा ने उसे देख लिया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर वो रिया परी को आवाज लगाती है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया परी अपने बाल नीचे करती है और जादूगरनी बालों की मदद से मीनार में चली जाती है और गुस्से से रिया परी से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इसके बाद अलीशा जादूगरनी गुस्से से रिया परी के सारे बाल काट देती है और फिर जादूगरनी रिया परी को पाताल लोक में छुपा देती है ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। इस बात से अनजान राजकुमार विनय रिया परी को बचाने मीनार के पास जाता है और रिया परी को पुकारने लगता है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बाल नीचे करो। राजकुमार की आवाज सुनते ही अलीशा जादूगरनी रिया परी के कटे हुए बाल खिड़की से नीचे कर देती है। बाल के सहारे राजकुमार मीनार पर चढ़ जाता है। रिया परी की जगह जादूगरनी को देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है। तुम जिसकी तलाश में यहाँ आए हो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसा कहते हुए जादूगरनी राजकुमार को मीनार से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से राजकुमार बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और परीलोक की रानी परी से मदद मांगता है। राजकुमार विनय, आप चिंता मत कीजिए, हम सब परियां मिलकर रिया परी को जरूर ढूंढ लेंगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर पूरे परीलोक में रिया परी को ढूंढती हैं, पर रिया परी उन्हें परीलोक में कहीं भी नहीं मिलती। फिर सभी परियां पाताल लोक में जाने का निर्णय लेती हैं, जिसके बाद राजकुमार और सभी परियां मिलकर पाताल लोक जाती हैं। तभी वहां राजकुमार को रिया परी का वही गाना सुनाई देता है जो वो अक्सर गाया करती थी। आखिरकार राजकुमार विनय रिया परी को ढूंढ ही लेता है। फिर रानी परी जादूगरनी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देती है। रानी परी रिया परी को देखकर बहुत खुश होती है और उससे बोलती है, रिया, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आजाद हो, कोई तुम्हें बंदी नहीं बनाएगा और तुम अब अपने बालों की भी चिंता मत करो। अब तुम्हारे बाल पहले से भी लंबे और घने हो जाएंगे। इतना बोलते ही फिर से रिया परी के सिर पर लंबे और घने बाल आ जाते हैं, जिसके बाद रानी परी रिया परी को उसके माता पिता से मिलवाती है। अपनी बेटी को सही सलामत और इतने सालों के बाद देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग रानी परी और राजकुमार का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में सोनम नाम की लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। सोनम बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी। सोनम अपने माता पिता की एक लौती औलाद थी।
इसलिए सोनम के माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। सोनम के पिता एक कंपनी में जॉब करते थे, जिससे कि उनके घर में अच्छे खासे पैसे आ जाते थे। सोनम भी एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करती थी। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन सोनम में एक कमी थी, वो था उसका काला रंग। सोनम दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी और वो दिखने में जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। काले रंग की वजह से स्कूल में बहुत सारे बच्चे सोनम का मजाक बनाते थे। अरे देखना तो जरा इसको, कितनी काली है। हमारे पूरे स्कूल में इतना काला कोई नहीं है। तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? जरूरी थोड़ी है कि दुनिया में सब लोग गोरे ही हों। भगवान हर तरीके का इंसान बनाता है। देखो तो जरा, जितनी बुरी शक्ल है उतनी ही बुरी इसकी जुबान है। कितना बेकार बोलती है। सुन लड़की, पूरे स्कूल में सब तेरा मजाक बनाते हैं, समझी? सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी या उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्कूल में पढ़ने आती हूँ। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि कौन मेरा मजाक बना रहा है और कौन मेरी तारीफ कर रहा है। ऐसा बोलकर सोनम वहाँ से चली जाती है। इसी तरह सोनम के बारे में कई लोग उल्टी सीधी बातें किया करते थे, लेकिन सोनम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो अपनी जिंदगी में अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। एक दिन इतवार को सोनम अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज संडे है। आज मेरे स्कूल की छुट्टी है और आपके ऑफिस की भी छुट्टी है। क्यों ना आज हम कहीं घूमने चले? अरे वाह बेटी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आज हम घूमने चलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम अपनी माँ से तो बात कर लो। फिर सोनम अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, आज संडे को मेरी और पिताजी की छुट्टी है, इसलिए हम दोनों ने मिलकर घूमने का प्लान बनाया है। आप भी फटाफट घर के काम करके तैयार हो जाइए। आज हम सब घूमने चलेंगे। ठीक है बेटी, तुम भी नहा धोकर तैयार हो जाओ। उसके बाद सोनम नहा धोकर तैयार होने चली जाती है और सोनम की माँ भी तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद सभी घूमने के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग घर वापस आ रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सोनम और उसकी माँ को हल्की सी खरोच आती है, परंतु सोनम के पिता की मौकाए वारदात पर मौत हो जाती है। अजी, आपको क्या हो गया? आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? उठिए ना, प्लीज उठिए। हाँ पापा, उठो ना प्लीज। पापा, उठो ना। इस तरह सोनम और उसकी माँ खूब रोते हैं। फिर सोनम रोते हुए कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं आज पिताजी को घूमने के लिए बोलती और ना ही ये सब होता। नहीं बेटी, इस तरह अपने आप को दोष देने से कुछ नहीं होगा। भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। उन दोनों को बहुत दुख होता है। वो दोनों खूब रोती हैं। उसके बाद पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है। उस दिन से सोनम और उसकी माँ बहुत उदास उदास रहने लगती हैं। ज्यादा टेंशन लेने के कारण सोनम की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। इस कारण अब सारी जिम्मेदारियां सोनम पर ही आ गई थीं। पिता के गुजर जाने के बाद अब उनके घर में कुछ भी नहीं बचा था। एक तरह से वो लोग बहुत गरीब हो गए थे। तबीयत खराब होने के कारण सोनम की माँ भी अब कोई काम नहीं कर पाती थी। घर की जिम्मेदारियों को देखकर सोनम ने स्कूल जाना छोड़ दिया। गरीबी के कारण उनको समय पर खाना भी नहीं मिल पाता था। जो लोग पहले सोनम को सिर्फ कालेपन के लिए चिढ़ाते थे, अब वो लोग उसे उसकी गरीबी को लेकर भी चिढ़ाने लगे। सबकी बातें सुनकर सोनम भी हिम्मत हार चुकी थी। वो बहुत दुखी रहती थी। सोनम हमेशा यही सोचती थी कि इस कष्ट भरी जिंदगी से अच्छा वो अपनी जान दे देगी, लेकिन अपनी बीमार माँ के बारे में सोचकर वो ऐसा नहीं कर पाती थी। एक दिन की बात है, सोनम की माँ आराम कर रही थी और सोनम घर के कामों में लगी थी। तभी उनके दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला आती है और कहती है, अरे बेटी, कुछ खाने को है तो दे दो। बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो बेटी।
देखो, मना मत करना। बुजुर्ग महिला की ये बात सुनकर सोनम ने उन्हें अंदर बुलाया। फिर वो अपनी रसोई घर में जाने लगी, लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ थोड़ा सा ही खाना था जो कुछ देर में सोनम खाने वाली थी। अरे, ये तो बस मेरे हिस्से का खाना बचा है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन अभी इस खाने की मुझसे ज्यादा इन काकी को जरूरत है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में इन्होंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। ये सोचने के बाद सोनम के पास जितना खाना बचा होता है वो वह खाना उस बुजुर्ग महिला को दे देती है। वो बुजुर्ग महिला खुशी खुशी सारा खाना चट कर जाती है और कहती है, बेटी, तुम सच में बहुत ही नेक दिल की लड़की हो। मैं एक परी हूँ और अपना वेश बदलकर इधर आई हूँ। क्या दादी माँ, आप भी खाना खाकर बोरा गई हैं? परियां सिर्फ कहानी में ही होती हैं। असल जिंदगी में तो इंसान को अपनी मुश्किलों का सामना खुद ही करना पड़ता है। सोनम की ये बात सुनने के बाद वो बूढ़ी माँ सच में एक परी का रूप ले लेती हैं। उन्हें देखकर सोनम तो हक्की बक्की रह जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या हुआ, चौंक गई ना? मैं सच में एक परी हूँ और मेरा नाम सिंड्रेला है। मैं वही सिंड्रेला हूँ जिसने अपने समय में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल दुखित नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। कैसा तोहफा सिंड्रेला परी? मैं तुम्हारे लिए एक जादुई मेकअप किट लाई हूँ, जिसे लगाकर तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी और तुम्हारा रंग भी बहुत ही गोरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, तुम उस मेकअप किट से जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। इतना कहकर सिंड्रेला परी पायल को जादुई मेकअप किट देकर वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद सोनम की माँ भी उठ जाती है। फिर सोनम अपनी माँ को सिंड्रेला परी के दिए हुए जादुई मेकअप किट के बारे में सारी बात बताती है। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है बेटी। अब हम 2 वक्त का खाना तो अच्छे से खा पाएंगे। हाँ माँ, और देखना आप भी जल्दी ठीक हो जाओगी। उसके बाद सोनम को याद आता है कि सिंड्रेला परी ने कहा था कि अगर वो उस मेकअप किट को लगाएगी तो उसका रंग भी गोरा हो जाएगा और वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। उसके बाद सोनम तुरंत ही उस मेकअप किट को लगा लेती है और आईने के पास अपना चेहरा निहारने चली जाती है। और सच में जैसा सिंड्रेला परी ने कहा था वैसा ही होता है। कुछ ही देर में सोनम का चेहरा एकदम गोरा हो जाता है और वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। अरे वाह, सिंड्रेला परी ने तो सच कहा था। इस मेकअप किट से तो सच में मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई। उसके बाद सोनम अपना गोरा रंग अपनी माँ को दिखाती है। वो सब देखकर सोनम की माँ भी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जब सोनम घर से बाहर जाती है तो सोनम के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रेशमा था, वो सोनम को देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि अचानक से सोनम का रंग इतना गोरा कैसे हो गया। अरे सोनम, अचानक से तुम्हारा रंग इतना निखर कैसे गया? कोई जादुई चीज मिल गई है क्या? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुमने मुझे बहुत सताया है ना, शायद इसलिए भगवान को मुझ पर तरस आ गया। इतना कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है, लेकिन रेशमा को सोनम की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचती है, ये सोनम की बच्ची मुझसे झूठ बोल रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये अचानक से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। बहुत घमंड आ गया है ना इसमें। इसका घमंड तो मैं चूर चूर करके रहूंगी। आज रात को ही इसके घर जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर इसकी खूबसूरती के पीछे किस चीज का हाथ है। ये सब सोचकर रेशमा हंसने लगती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। अब तो जादुई मेकअप किट से सोनम जो कुछ मांगती थी वो सब पूरा हो जाता था और वो खूबसूरत भी हो गई थी। जादुई मेकअप किट ने तो सोनम की जिंदगी ही बदल दी थी। थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है। रात को सोनम इस बात से अनजान होकर कि आज रात रेशमा उसके घर में चोरी करने वाली है,
वो अपनी माँ के साथ सो जाती है। रात होते ही रेशमा चुपके से सोनम के घर में घुस जाती है और सीधा सोनम के कमरे में चली जाती है। सोनम अपने कमरे में नहीं थी क्योंकि वो तो अपनी माँ के साथ सो रही थी। रेशमा सोनम के पूरे कमरे की तलाशी लेती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो सोनम की अलमारी खोलती है। उसमें उसे एक बहुत खूबसूरत चमचमाती हुई मेकअप किट दिखाई देती है। वाओ, ये मेकअप किट तो बहुत खूबसूरत है। जरूर सोनम की खूबसूरती के पीछे इसी मेकअप किट का हाथ है, क्योंकि जब से अंकल जी की मृत्यु हुई है तब से इन लोगों को तो 2 टाइम का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता। तो ये लोग इतनी अच्छी मेकअप किट कहाँ से खरीदेंगे? वाह रेशमा, कितना दिमाग है तुझमें। रेशमा उस जादुई मेकअप किट को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर जब अगली सुबह होती है तो सोनम अलमारी में अपनी मेकअप किट देखने जाती है, लेकिन उसे अपनी जादुई मेकअप किट नहीं दिखती। सोनम इस बात से बहुत घबरा जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। वहीं दूसरी तरफ रेशमा नहा धोकर जादुई मेकअप किट लगाती है, लेकिन जैसे ही वो जादुई मेकअप किट लगाती है उसके पूरे शरीर में बहुत तेज खुजली होने लगती है और वो पूरा शरीर खुजाने लगती है और पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है। अरे, मैं तो अभी नहा कर आई हूँ, फिर अचानक से मेरे पूरे शरीर में खुजली क्यों हो रही है? कहीं ये सब इस मेकअप किट की वजह से तो नहीं हुआ है? अरे, ऐसे तो मैं खुजली करते करते मर जाऊंगी। रेशमा भागते हुए सोनम के घर जाती है। सोनम देखती है कि उसकी खोई हुई जादुई मेकअप किट रेशमा के हाथों में है। सोनम कुछ कहती इससे पहले ही रेशमा कहती है, मुझे माफ कर दो सोनम, प्लीज अपना मेकअप किट ले लो। जैसे ही मैंने तुम्हारा मेकअप किट लगाया मुझे जोरों की खुजली होने लगी। मैं आज के बाद तुम्हारे इस मेकअप किट से बहुत दूर रहूंगी। ऐसा कहकर रेशमा फौरन वो मेकअप किट सोनम को दे देती है और दौड़ती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है। सोनम भी अब अपनी जादुई मेकअप किट पाकर खुश थी।